बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। अरिथमेटिक का मतलब होता है हिसाबी ऑपरेटर, यानी मैथमेटिक्स के जो फोर फंक्शन जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो ये जो है इसमें शामिल होते हैं। और सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक में पांचवा ऑपरेटर मॉड्यूलस भी शामिल होता है, तो इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर हम इनके साइन के हवाले से देखें तो डिवीजन के लिए स्लैश का साइन यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का, सब्ट्रैक्शन के लिए डैश का साइन, एडिशन के लिए एडिशन का साइन, और मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज का साइन जो है ये यूज़ होता है। पहली बात ये आपने अपने जहन में बिठानी है। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन ऑपरेटर की, कि डिवीजन ऑपरेटर जो है ये किस तरह से यूज़ होगा। याद रखें कि ऑपरेटर जिन चीज़ों पे अमल करता है उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने 3 और 2 के दरमियान डिवीजन का ऑपरेटर यानी कि स्लैश लगाया, तो इसमें 3 और 2 जो है ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और ये सेंटर वाला जो है ये ऑपरेटर कहलाता है। यानी ऑपरेटर जिस चीज़ पे अमल करता है उसको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। ये ऑपरेंड जो हैं, बाज़ ऑपरेटर जो है वो बाइनरी होते हैं, उनमें 2 ऑपरेंड यूज़ हो रहे होते हैं। बाज़ ऐसे ऑपरेटर हैं जो यूनरी भी होते हैं और उनके साथ हम सिर्फ एक ऑपरेंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी ये ऑपरेटर अरिथमेटिक हैं ये सारे बाइनरी हैं, इनके साथ हम 2-2 ऑपरेंड का यूज़ करते हैं। तो डिवीजन ऑपरेटर जो है लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी को राइट साइड वाली क्वांटिटी पे डिवाइड करता है। मीन ये है कि अगर हम इसका आंसर लेना चाहें तो ये 3 को 2 पर डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा वो हमें देगा। लेकिन जिस वक्त हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ऑपरेंड की डेटा टाइप बहुत अहमियत की हामिल होती है, याद रख लें, क्योंकि जो डेटा टाइप हमारे पास ऑपरेंड की होगी आंसर की डेटा टाइप भी वही होगी। बाज़ औक़ात जब हम ऑपरेंड का ऑपरेशन करवाते हैं, उनके दरमियान कोई ऑपरेटर रखते हैं, तो जो आंसर आता है आंसर की डेटा टाइप चेंज हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 3 की जो डेटा टाइप है ये इंटीजर टाइप है, इसमें कोई इशारिया नहीं है। ये जो दूसरा ऑपरेंड है 2, इसकी भी डेटा टाइप इंट टाइप की है, क्योंकि इसमें भी कोई इशारिया मौजूद नहीं है, डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, जो कि फ्लोट डेटा टाइप में होता है। अब जो है जिस वक्त हम इनको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो आप देखें कि डिवीजन के बाद इनका जो आंसर आता है वो 1.5 आता है, जो कि फ्लोट टाइप है। अगर हम इसका एक्यूरेट आंसर जो है वो लेना चाहें तो 1.5 होगा। अब 1.5 जो है ये फ्लोट टाइप है। अब इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने 2 ऑपरेंड का जो है एक ऑपरेटर के ज़रिए कोई ऑपरेशन करवाया अरिथमेटिक, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो आंसर किस तरह से डिस्प्ले होगा। अब होगा ये कि अगर आपने इन दोनों को इसी तरह से लिखा, इसको भी 3 और इसको भी 2, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं, वेरिएबल जो है वो फ्लोट टाइप है और इस वेरिएबल का नाम है रिजल्ट। इसका नाम है रिजल्ट और हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यू आए 3/2 की, जिसमें 3 जो है ये इंट टाइप है और 2 जो है वो इंट टाइप है, यानी इंटीजर टाइप है। क्यों? इसलिए कि इसमें हमने इशारिया नहीं लगा रखा। याद रखें कि सी लैंग्वेज में फ्लोट टाइप को हमेशा डेसिमल पॉइंट से लिखा जाता है, क्योंकि अगर ये फ्लोट होता तो हम इसे लिखते 3.0, ये फ्लोट होता तो हम इसे लिखते 2.0। भले इशारिया के बाद कुछ भी ना हो, लेकिन इशारिया लगाना ज़रूरी है। तो बहरहाल तो वो इस तरह डिस्प्ले होती क्वांटिटी हमारे पास। अब चूंकि ये इस तरह है तो इट मीन्स कि ये भी इंटीजर टाइप है और ये भी इंटीजर टाइप है। अब हमने कहा कि रिजल्ट जो है ये फ्लोट टाइप आएगा, लेकिन जिस वक्त आप इसका रिजल्ट लेंगे तो वो रिजल्ट 1.0 होगा, 1.5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि सी लैंग्वेज में जब आप 2 ऐसे ऑपरेंड का ऑपरेशन करवाते हैं जिनकी डाटा टाइप इंट है, तो याद रखें कि आंसर जो है वो इंट डाटा टाइप में आएगा।
हाँ, अगर आपने अब जो रिजल्ट है जिसमें आप उसका आंसर स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल को आपने फ्लोट टाइप बनाया, तो क्या होगा कि आंसर आने के बाद ये इस आंसर को फ्लोट टाइप में चेंज कर देगा, लेकिन आंसर खुद फ्लोटिंग में नहीं आएगा। यानी टोटल आंसर जो वो आपको देगा, जो उनकी कैलकुलेशन होगी, वो जो है उसका आंसर फ्लोटिंग में नहीं आएगा, लेकिन आंसर जब डिस्प्ले होने लगेगा तो वो फ्लोट पॉइंट में डिस्प्ले होगा। दोबारा समझाता हूँ, जरा गौर से समझिएगा। 3 को हमने 2 पर डिवाइड किया। अब चूंकि ये दोनों इंट टाइप थे तो इसका आंसर भी वो हमें 1.5 नहीं बल्कि 1 देगा, तो आंसर हमारे पास आ गया इंटीजर टाइप। अब जब इंटीजर टाइप आ गया और इधर हमारे पास जिस वेरिएबल में हमने आंसर स्टोर करना है वो फ्लोट टाइप है, तो होगा ये कि ये इस वेरिएबल में स्टोर होते वक्त फ्लोट टाइप में चेंज हो जाएगा। लिहाजा ये अब 1 तो था तो 1.0 बन गया, लेकिन आंसर एक्यूरेट नहीं हुआ, क्योंकि 2 इंट टाइप के ऑपरेंड का आंसर इंट टाइप ही आएगा, भले आप उसको बाद में फ्लोटिंग में शो कर लें। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि कम से कम इसमें से हमें एक ऑपरेंड जो है वो फ्लोट टाइप लेना चाहिए, क्योंकि जब हम एक फ्लोट टाइप के ऑपरेंड का और एक जो है इंट टाइप के ऑपरेंड का ऑपरेशन करवाएंगे तो आंसर जो है वो फ्लोटिंग में ही रिप्रेजेंट होगा। इसलिए अगर आपको इसको जो है थोड़ा चेंज करें और आप ऐसे करें कि यहाँ पे आप इसमें से किसी एक को या दोनों को फ्लोट टाइप कर दें, यानी आप यूं कर दें 3.0 इसको आप फ्लोटिंग टाइप कर दें और 2 को इंट टाइप रहने दें, तब भी आपका आंसर 1.5 आएगा, प्रीसाइज आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। अगर आप 2.0 भी कर देंगे तब भी आंसर ठीक आएगा, क्योंकि फ्लोट और फ्लोट का आंसर भी फ्लोटिंग टाइप होगा। और अगर आप इसको नहीं करते और सिर्फ 2 को कर देते हैं तब भी आपका आंसर इसी तरह बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो मीन ये है कि डिवीजन ऑपरेटर में एक्यूरेट आंसर हासिल करने के लिए किसी एक ऑपरेंड को फ्लोटिंग डाटा टाइप आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे, अगरचे आप आंसर वाला जो वेरिएबल है उसको आप फ्लोटिंग टाइप रख भी दें तो वो आंसर आने के बाद उसे फ्लोटिंग में चेंज तो कर देगा, लेकिन आंसर जो है वो प्रीसाइज नहीं होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो यहाँ तक जो है ये चीज़ आपने डिवीजन ऑपरेटर में याद रखनी है। अब हम बुक की एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जो उसने डिवीजन ऑपरेटर में दी है, उस एग्जाम्पल को एक नज़र देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम टाइम 2.2 जो है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम हमें दिया गया है कि हमें जो है चॉकलेट का एक बॉक्स है और उसकी प्राइस जो है हमने यूज़र से लेनी है, और दूसरा जो है उसमें चॉकलेट्स की तादाद है, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कितनी है बॉक्स में, ये 2 चीज़ें हमने यूज़र से लेनी है। और एक चॉकलेट की कीमत जो है, प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है डिवाइड करने के बाद। तो इसमें देखें कि 3 हमारे वेरिएबल हैं। पहला है बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस, यानी बॉक्स प्राइस लिखेगा इसमें वो। नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, ये जो हमने यूज़र से लेनी है नम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर चॉकलेट्स, क्योंकि इसमें हम जो है स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में, इसलिए यहाँ अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे हमें। तो नम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर चॉकलेट्स, इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स बताएगा एक बॉक्स में कितनी है। और तीसरा है यूनिट प्राइस, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने ये किया प्रोग्राम के अंदर कि हमने वेरिएबल जो हैं वो तमाम डिक्लेयर कर लिए हैं स्टेटमेंट के अंदर। इसके बाद जो है दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने यूज़र से बॉक्स प्राइस जो है ये लेनी है, इनपुट करवानी है। तीसरे नंबर पर हमने यूज़र से नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स, जो एक बॉक्स के अंदर चॉकलेट्स की तादाद है, वो हमने उससे इनपुट करानी है। तीसरे नंबर पर हमने कैलकुलेट करनी है यूनिट प्राइस, बॉक्स प्राइस को नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स से डिवाइड करके। और चौथे नंबर पर हमने वो जो यूनिट प्राइस है उसको डिस्प्ले करना है। तो ये 4 काम हैं जिनको हमने तरतीब के साथ जो है इसमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा फ्लोट टाइप के ये 3 वेरिएबल हमने बनाए, बॉक्स प्राइस, नंबर ऑफ चॉकलेट्स और यूनिट प्राइस। तो ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, डेटा टाइप हमने यहाँ पे लिख दी इसकी। इसके बाद अब हम यूज़र से बॉक्स प्राइस जो है वो ले रहे हैं। तो हमने उसको पहले मैसेज दिया printf के ज़रिए कि प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, के चॉकलेट्स के
बॉक्स की प्राइस जो है वो एंटर करे। और यहाँ पे देखें डिस्प्ले में यही चीज़ हम सामने आ जाएगी यूज़र के कि प्लीज़ एंटर द प्राइस ऑफ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, और हम फर्ज कर लेते हैं कि उसने एंटर कर दिया 150। तो जिस वक्त वो 150 एंटर करेगा तो याद रखें कि ये 150 जो है ये एड्रेस ऑफ बॉक्स प्राइस जो है यानी बॉक्स प्राइस के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो इट मीन्स के यहाँ पर बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस इस वेरिएबल की अंदर जो वैल्यू सेव होगी वो 150 हो जाएगी। अब इसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएंगे, हम दोबारा यूज़र को मैसेज देंगे प्रिंट एफ के जरिए कि प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द बॉक्स, के वो हमें ये बताए कि एक बॉक्स में कितनी चॉकलेट्स हैं। तो ये मैसेज ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा और हम अज्यूम करते हैं कि उसने 50 एंटर किया है, तो ये स्कैन एफ के जरिए ये 50 की वैल्यू इस वेरिएबल को मिल जाएगी नंबर ऑफ चॉकलेट्स को। तो यहाँ पे देखें कि नाम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर चॉकलेट्स, इसको जो है वैल्यू मिल जाएगी 50 की। ये यहाँ साथ साथ मैं हिंट्स के लिए लिख रहा हूँ कि प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है और डिस्प्ले में हमें क्या नज़र आ रहा है। इसके बाद नंबर 3 पे देखें कि हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट प्राइस इज इक्वल टू बॉक्स प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो बॉक्स प्राइस कितनी है 150 और नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है 50, तो ये इनको डिवाइड करेगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इसमें जो है कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमने प्रिंट एफ की कमांड दी है कि ये 3 जो है इसे यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए। किस तरह द प्राइस ऑफ ए सिंगल चॉकलेट इज, यहाँ तक तो एज इट इज जो है ये यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद जो है परसेंट एफ, इसकी जगह पे किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए यूनिट प्राइस की, जो हमने 3 निकाली थी। तो चूंकि परसेंट एफ फ्लोट टाइप वैल्यू प्रिंट करता है और ये डेसिमल के बाद जो है 6 जो है डिजिट देगा, तो इससे 3.000000 ये हमारे पास जो है यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको डिवीज़न के बारे में जो है समझ आ गई होगी और ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है और इसके लिए जो स्पेशल करैक्टर हम यूज़ करते हैं वो स्टार होता है। आमतौर पे जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इस तरह से लगाया जाता है क्रॉस, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर स्टार के सिंबल को जो है यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्रॉस। लिहाजा क्रॉस आप यूज़ नहीं करेंगे, स्टार का यूज़ करेंगे। और ये 2 ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आंसर जो है वो हमें देता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास जो है हम इंट टाइप का जो है कोई वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल का नाम है मल्टीप्लाई, और हम इसमें वैल्यू फीड करना चाहते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की। तो इसमें हमारे पास जो है वैल्यू फीड हो जाएगी 25। तो मल्टीप्लिकेशन में आमतौर पर जो है चूँकि इंट टाइप के अगर हम ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास इंट टाइप का ही होगा, लिहाजा इसमें जो है डेटा टाइप का प्रॉब्लम कम आता है। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे एक प्रोग्राम के ज़रिए ये चीज़ आपको समझाई गई है जिसमें जो है हमने एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल मीन के एक हमारे पास ये मुस्ततील है, इसको उर्दू में हम मुस्ततील कहते हैं, इंग्लिश में हम रेक्टेंगल कहते हैं। वो कहता है कि इसकी एक साइड जो है वो ये वाली है, इसको हम लेंथ कह रहे हैं, और एक साइड ये वाली है, इसको हम कह रहे हैं विथ। तो इसका एरिया कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। तो इसमें हमने यूज़र से ये 2 वैल्यूज़ लेनी है, लेंथ लेनी है और विथ लेनी है, और प्रोग्राम जो है वो एरिया को कैलकुलेट करेगा और फिर हमने एरिया को डिस्प्ले भी करना है। तो ये 3 काम इसके अंदर हैं जो बारी बारी किए गए हैं। यहाँ से देखें फ्लोट टाइप के हमने सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाए हैं, एक तो लेंथ है, दूसरा विथ है और तीसरा एरिया है जिसे हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो है हम यूज़र से लेंथ जो है वो लेंगे रेक्टेंगल की, उसके लिए हम उसको मैसेज कर रहे हैं प्रिंट एफ में प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये मैसेज ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके बाद यूज़र ने क्या एंटर किया, यूज़र ने एंटर कर दिया 6.5।
कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ 6.5 की लेंथ से, तो उसने 6.5 जो है वो यहाँ एंटर कर दिया। तो ये जो उसने वैल्यू एंटर की है ये एड्रेस ऑफ लेंथ में चली गई है इस scanf कमांड के ज़रिए। लिहाजा इस कमांड के चलने के बाद लेंथ का जो वेरिएबल था उसमें जो वैल्यू फीड हुई है वो हो गई है 6.5। अब जो है सेकंड दोबारा हमने मैसेज किया यूज़र को, ये दूसरा काम है। इसमें जो है प्लीज़ एंटर द विथ ऑफ रेक्टेंगल, के रेक्टेंगल की विथ एंटर करें, तो ऐसे ही मैसेज आ गया उसको और उसने एंटर कर दिया 3। तो ये 3 जो है इस scanf कमांड के ज़रिए एड्रेस ऑफ विथ यानी विथ के वेरिएबल को असाइन हो गई ये वैल्यू। तो यहाँ पे जो है विथ के वेरिएबल में जो वैल्यू फीड हो गई है वो 3 है। इसके बाद क्या है कि हमने एरिया का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विथ। तो लेंथ और विथ को ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 को और 6.5 को, तो 3 और 6.5 को मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 19.5। लेकिन चूंकि हम आंसर को शो कर रहे हैं फ्लोटिंग में, तो लिहाजा जो है ये फ्लोटिंग में शो करेगा 19.500000, यानी 60 जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद शो करेगा। ये लास्ट कमांड है जिसके ज़रिए हमने इसको शो किया यहाँ पे। तो हमने मैसेज लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद %f की जगह पे एरिया की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में भी आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एडिशन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑपरेटर का जो सिंबल या साइन है वो एडिशन का साइन होता है, जैसे हम आमतौर पे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, और ये दो नंबरों को, दो वैल्यूज़ को जमा कर सकता है। खा वो वैल्यूज़ डायरेक्टली आप इसको दे दें या फिर वो वैल्यूज़ जो हैं वो किसी वेरिएबल में हो सकती हैं। अगर वो वेरिएबल में हैं और आप वेरिएबल के नाम लिख दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दें a + b। अब अगर जो है a में ये वैल्यू पड़ी हो और b में ये हो तो तब भी इसके एडिशन जो है ऐसे ही होगा। यहाँ पे हमने जो है इंट टाइप का एक जो है वेरिएबल लिया है ऐड, और इसमें हम दो वैल्यूज़ का एडिशन जो है वो इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू के तौर पे। तो इस कमांड के नतीजे में, अगर ये कमांड इस तरह लिखी जाए तो इसके नतीजे में ऐड का जो वेरिएबल है इसमें 20 की जो वैल्यू है ये इसको असाइन हो जाएगी, इसमें फीड हो जाएगी। अब हम यहाँ प्रोग्रामिंग टाइम 2.4 जो है इसे डिस्कस करते हैं। इसमें दो नंबरों के एडिशन का एक एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है। यहाँ पे देखें कि #include stdio.h ये मेन फंक्शन लिखा गया है। यहाँ पे हमने जो है 3 वेरिएबल बनाए हैं और तीनों जो हैं इंट टाइप के हैं, सम, मैथ और साइंस। अब यहाँ पे हम इन 3 वेरिएबल के अंदर यूज़र से वैल्यू जो है वो फीड करवाएंगे। इनमें से 2 के अंदर तो हम वैल्यू फीड करवाएंगे जिसमें मैथ और साइंस, इसके मार्क्स हमें यूज़र देगा, और सम के अंदर हम इन दोनों का जो मजमुआ है, इन दोनों का एडिशन करके जो रिज़ल्ट होगा वो हम सम में फीड करना चाहते हैं। क्योंकि हमने एडिशन की एग्जांपल देनी है, तो यहाँ देखें कि printf एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये एज इट इज़ यूज़र के सामने आ जाएगा एंटर मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि यूज़र ने एंटर किया 90, तो यूज़र जो 90 एंटर करेगा scanf के ज़रिए, यहाँ पे देखें हमने लिखा है %d एड्रेस ऑफ मैथ। तो ये जो वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है 90, ये किसको मिल जाएगी? मैथ के वेरिएबल को मिल जाएगी। यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये चलने के बाद मैथ की वैल्यू हो जाएगी 90। अब यहाँ पे देखें printf के ज़रिए हमने दोबारा उसे मैसेज किया एंटर मार्क्स ऑफ साइंस, तो ये एज इट इज़ आ गया स्क्रीन पे एंटर मार्क्स ऑफ साइंस। तो फर्ज कर लेते हैं उसने एंटर कर दिया 180, तो जब वो 180 एंटर करेगा तो scanf के ज़रिए ये वैल्यू साइंस को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो साइंस का वेरिएबल है ये इक्वल टू हो जाएगा 180 के। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हमने एडिशन किया इन दोनों का, सम इज इक्वल टू मैथ प्लस साइंस, यानी सम के अंदर वैल्यू आ जाए किसकी? मैथ की और साइंस के एडिशन की। तो मैथ देखें 90 है और ये 180 है, तो इसका जो मजमुआ है वो आ जाएगा 270। तो यहाँ पे जब ये कमांड चलेगी तो सम इज इक्वल टू हो जाएगा 270।
और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रिंट एफ सम ऑफ मार्क्स इज परसेंट डी, और परसेंट डी में किसकी वैल्यू ले आए, सम की, तो लिहाजा ये सम ऑफ मार्क्स इज ये ऐसे आ जाएगा और परसेंट डी की जगह पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, सम की। तो स्टूडेंट यहाँ तक एडिशन का काम खत्म हो गया। अब सब्ट्रैक्शन को हम देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक रकम में से दूसरी रकम को माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे देखें कि एक एग्जांपल में वो कह रहा है कि इंट टाइप का हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है रिजल्ट, और हम इसमें फीड कर रहे हैं 20 माइनस 15। तो 20 में से 15 जाएगा तो हमारे पास नतीजतन रिजल्ट 5 आएगा। तो इस कमांड के नतीजे में रिजल्ट में जो वैल्यू फीड होगी वो 5 होगी। इसी तरह अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो वो भी। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली वैल्यू के अंदर से माइनस करता है और रिजल्ट जो है वो हमें देता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें देखें कि मॉड्यूलस क्या करता है। मॉड्यूलस जो है ये डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग हमें देता है। रिमेनिंग का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी रकम को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 14 मॉड्यूलस 3, तो नतीजा क्या होगा कि लेफ्ट साइड वाली जो इसमें वैल्यू है उसको ये डिवाइड करेगा राइट साइड वाली वैल्यू पर, यानी 3 पर। अब चूंकि जब हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है 4 और नीचे जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, 2। अब यहाँ पर देखें कि अगर आप 14/3 लिखते तो ये इसको मजीद इशारिया लगा कर डिवाइड करता तो आपको इसका आंसर जो था वो ये दे देता। लेकिन आपने मॉड्यूलस लिखा है तो मॉड्यूलस में ये इसको डिवाइड करेगा और जो भी रिमेनिंग बच जाएगा, यानी यहाँ पे जो रकम बचेगी ये आपको आंसर करेगा। तो अगर हम ये वाली कमांड देंगे तो रिमेनिंग में जो फीड होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 14 को 3 पर डिवाइड करेगा और बचेगा इसमें 2। तो लिहाजा इस कमांड के नतीजे में रिमेनिंग में जो वैल्यू फीड होगी वो होगी 2। तो रिमेनिंग को 2 की वैल्यू जो है ये असाइन हो जाएगी इस कमांड के नतीजे में। यहाँ देखें प्रोग्रामिंग टाइम 2.5 को हम देखते हैं। इसमें जो है वो कहता है कि हम यूज़र से कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई रकम यूज़र एंटर करेगा और हम यूज़र को ये बताएंगे कि इस वैल्यू का राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है। अब जब भी हम किसी भी वैल्यू को 10 पर डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमेनिंग होता है वो उसका राइट मोस्ट डिजिट होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझें। फॉर एग्जांपल के यूज़र लिख देता है 233। अब अगर इसको हम 10 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आता है, 3 आता है। और देखें कि 3 इसका राइट मोस्ट डिजिट है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वैल्यू को जब हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग होता है वो उसका राइट मोस्ट डिजिट होता है। तो यहां पर हमने करना क्या इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में वो कहता है कि यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा और हम यूजर को ये बताएंगे कि आपने जो वैल्यू एंटर की है उसका राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है। और ये हम कैसे करेंगे कि 10 के साथ उसका मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे। तो वो उसको 10 पे डिवाइड करेगा वैल्यू को और जो रिमेनिंग होगा लाजमी बात है कि वो राइट मोस्ट डिजिट होगा। देखते हैं इस एग्जांपल को। तो इसमें देखें कि उसने 2 वेरिएबल लिए हैं, नम और डिजिट, और दोनों की जो डाटा टाइप है वो इंट है। तो ये इसको डिक्लेयर कर लिया उसने सबसे पहले। उसके बाद प्रिंट एफ के जरिए यूज़र को मैसेज किया कि एंटर ए नंबर। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि यूज़र ने एंटर किया 789। तो ये जो 789 यूज़र ने एंटर किया, स्कैन एफ के ज़रिए हमने ये वैल्यू नम को दे दी। यानी ये कमांड चलने के बाद नम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू फीड हो जाएगी 789। अब हम बात करते हैं आगे कि हमने लिखा डिजिट, और ये डिजिट वही है जिसको हम राइट मोस्ट डिजिट कह रहे हैं। उसके लिए हमने कहा नम मॉड्यूलस 10। मीन ये है कि नम को 10 पर डिवाइड करे और रिमेनिंग दे दे। अब इसको हम 10 पे डिवाइड करते हैं 789 और इसको हम डिवाइड करते हैं 10 पे।
तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आया 9 और यही राइट मोस्ट डिजिट है। तो मीन ये है कि रिमेनिंग 9 है, तो यहाँ पे डिजिट को जो वैल्यू असाइन होगी वो 9 हो जाएगी। तो ये कमांड चलने के बाद डिजिट का जो वेरिएबल है ये इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 9 के। अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ में कह रहे हैं कि राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड इज, कि आपने जो नंबर एंटर किया है उसका राइट मोस्ट डिजिट क्या है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं %d, और इसमें वैल्यू किसकी आ जाए, डिजिट की। तो डिजिट की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये इसी तरह स्क्रीन पे प्रिंट होगा राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर यू एंटर्ड इज, और जहाँ पे हमने डिजिट की वैल्यू तो वो 9 आ जाएगी। इस तरह यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा तो हम 10 के मॉड्यूलस के साथ उसका राइट मोस्ट डिजिट बता सकते हैं। अब हम बुक की एक्टिविटी 2.9 जो है इसे देख रहे हैं। तो 2.9 में वो हमें कहता है कि कुछ उसने इक्वेशंस लिखी हुई हैं या एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और वो मैथमेटिकल फॉर्म में है और हम इनको सी लैंग्वेज की फॉर्म में जो है बदलना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि उसने लिखा है 6y + z, ये हमारे पास जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाला है। अब वो कहता है कि इसको आप सी में लिखें। तो याद रखें कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर आपको वो ऑपरेटर यूज करने पड़ते हैं जो होते हैं। जैसे यहाँ पे उसने लिखा है कि 6y, तो 6y नहीं 6*y, क्योंकि मल्टीप्लाइकेशन के लिए स्टार आप यूज नहीं करेंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर उसको मल्टीप्लाइकेशन नहीं समझा जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ठीक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6*y + z, यानी 6 × y + z, इस तरह लिखा जाएगा। इसको देख लें सेकंड वाले को, इसमें देखेंगे y और z के दरमियान स्टार नहीं है, फिर z का क्यूब, तो ये क्यूब जो है ये सी लैंग्वेज में क्यूब नहीं होता, बल्कि इसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे y और उसके बाद स्टार, उसके बाद z, फिर स्टार, फिर z, फिर स्टार, फिर z, ये हो गया z का क्यूब। तो z का क्यूब इस फॉर्म में लिखा जाता है z × z तो 3 दफ़ा z होंगे, उनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये y को भी z से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 और y के दरमियान भी हमें यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, 3*y, यानी 3 × y। इसी तरह से इसको देखें, इसमें x, तो x तो ठीक ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि y का स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं, इसे हम लिखेंगे y × y। डिवीजन के लिए लाइन नहीं हम यूज करते, डिवीजन के लिए स्लैश यूज किया जाता है। फिर नीचे देखें 3x नहीं 3 × x, तो ये हमारे पास जो है सी लैंग्वेज के अंदर इस तरह लिखा जाएगा। इसकी तरफ आ जाते हैं, इसमें x - 2 है लेकिन इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं x - 2 × x - 2 प्लस 3 और स्टार y, यानी ×y। तो ये सही तरीका है, सी लैंग्वेज में इस तरह लिखा जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसमें देखें x + 3z/2, तो इसमें x प्लस, अब इसमें 3 और z के दरमियान स्टार लगेगा, डिवीजन के लिए स्लैश का सिंबल यूज करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा प्लस ये वाला z का क्यूब, इसको हम लिखेंगे z × z, तो ये z का क्यूब हो गया प्लस यहाँ पे x और ये डिवीजन के लिए स्लैश और ओवर y। तो देखें इस तरह से हम इसे सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी यहाँ तक ख़त्म हो गई है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर और उनकी ये लास्ट जो एक्टिविटी थी ये भी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए।